अब बात करते हैं सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल। दिस इज द प्राइमरी और मेन कंपोनेंट ऑफ द इमल्सन लेयर। यह जो सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल होता है, यह इमल्सन लेयर का प्राइमरी और मेन कंपोनेंट होता है। वैसे तो इमल्सन लेयर दो चीजों से मिलकर बना होता है, जिलेटिन और सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल, लेकिन इन दोनों में से भी जो इमल्सन लेयर का मेन कंपोनेंट होता है सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल होता है। क्यों? क्योंकि इसी में लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन होता है। जो जिलेटिन होता है वो तो सिर्फ सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल को वेल डिस्पर्स्ड समान रूप से फैलाए रखने का काम करता है कि फिल्म प्रोसेसिंग के दौरान, हैंडलिंग के दौरान जो क्रिस्टल होते हैं वो फ्रेगाइल नेचर के होते हैं, तो एक जगह इकट्ठा ना हो जाए, उनको वेल डिस्पर्स्ड फैलाए रखने का काम करता है। तो इसीलिए जो एक्सरे फिल्म में इमल्सन लेयर का मेन कंपोनेंट या प्राइमरी कंपोनेंट होता है वो जिलेटिन नहीं होता है, वो सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल होता है। दिस इज लाइट एंड रेडिएशन सेंसिटिव कंपोनेंट। हम बात करते हैं करते आए हैं या करते रहेंगे कि जो एक्सरे फिल्म होता है वो लाइट एंड रेडिएशन सेंसिटिव कंपोनेंट होता है। लेकिन एक्सरे फिल्म में वो कौन सा पार्ट होता है जो लाइट और रेडिएशन सेंसिटिव कंपोनेंट होता है? वह होता है सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल। दिस इज मेड ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर आयोडाइड। जो सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, या फिर उसमें सिल्वर ब्रोमाइड होता है या फिर सिल्वर आयोडाइड होता है। जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है उसका परसेंटेज 98% होता है और सिल्वर आयोडाइड का परसेंटेज 2%। मतलब हम अगर एक्सरे फिल्म बना रहे हैं उसमें सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल का यूज कर रहे हैं तो हम सिल्वर ब्रोमाइड 98% लेंगे और सिल्वर आयोडाइड 2% लेंगे। सिल्वर आयोडाइड का यूज हम 2% क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यह जो इमल्सन लेयर की सेंसिटिविटी होती है उसको बढ़ा देता है। सेंसिटिविटी बढ़ाने का मतलब लो अमाउंट ऑफ रेडिएशन या फिर लाइट फोटोन को तुरंत कैप्चर करके इमेज का फॉर्मेशन, लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन कर सकता है। द हाइलाइट क्रिस्टल आर अवेलेबल इन टेबुलर, क्यूबिक, ऑक्टाहेड्रल, पॉलीहेड्रल और इरेगुलर ग्रेन शेप्स। जो हाइलाइट क्रिस्टल होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में पाए जाते हैं, जैसे टेबुलर फॉर्म में हो सकते हैं, क्यूबिक फॉर्म में हो सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में हो सकते हैं, पॉलीहेड्रल फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर इरेगुलर ग्रेन शेप्स के फॉर्म में होते हैं। अलग अलग फॉर्म में उस क्रिस्टल को डिजाइन किया जा सकता है और इमल्सन लेयर में यूज किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं नोट पॉइंट के बारे में। Tabular shapes grains are most commonly used because it reduce crossover effect। हम जो अभी इतने हाईलाइट क्रिस्टल की जो साइज और शेप बताए थे हम कि क्यूबिक फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, ऑक्टाहेड्रल फॉर्म, इसमें से भी जो टेबुलर शेप्स ऑफ ग्रेन्स होते हैं, जो टेबुलर शेप के ग्रेन होते हैं हाईलाइट क्रिस्टल, वह मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। क्योंकि टेबुलर शेप के ग्रेन यूज करने से हम क्रॉस ओवर इफेक्ट को क्या करते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। इसीलिए हम टेबुलर शेप ग्रेन्स का यूज करते हैं एक्सरे फिल्म के इमल्सन लेयर में कि हम क्रॉस ओवर इफेक्ट को रिड्यूस कर सके। क्रॉस ओवर इफेक्ट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। फिर बात करते हैं द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल इज डन इन डार्क। जो क्रिस्टल का फॉर्मेशन हम करते हैं, सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल का जो हम फॉर्मेशन करते हैं, जैसे टेबुलर फॉर्म में या क्यूबिक फॉर्म या ऑक्टाहेड्रल फॉर्म, जिस फॉर्म में हम लेते हैं या फिर एक्सरे फिल्म में उसको फिट करते हैं, तो वो हम डार्क कंडीशन में करते हैं। अगर लाइट कंडीशन में, व्हाइट लाइट की कंडीशन में या सनलाइट की कंडीशन में करेंगे तो वो क्रिस्टल जो है एक्सपोज हो जाएंगे। अगर वो एक बार एक्सपोज हो गए तो वो दोबारा रेडिएशन को या फिर लाइट फोटोन को एक्सपोज करने के लायक नहीं बचे, क्योंकि वो एक ही बार एक्सपोज करके रेडिएशन इंफॉर्मेशन को या लाइट इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर चुके हैं। फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर हाइलाइट। फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर हाइलाइट मतलब सिल्वर हाइलाइट को हम कैसे बनाते हैं? जब हम मेटेलिक सिल्वर को नाइट्रिक एसिड में मिलाते हैं HNO3 में, जब हम मेटेलिक सिल्वर मतलब सिल्वर को नाइट्रिक एसिड HNO3 में मिलाते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है, AgNO3 का फॉर्मेशन होता है। मतलब हम मेटेलिक सिल्वर को जब भी नाइट्रिक एसिड में मिलाएंगे तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा।
फिर उस सिल्वर नाइट्रेट को अगर हम पोटेशियम ब्रोमाइड में मिला देंगे तो सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, और इसी सिल्वर ब्रोमाइड का फिर यूज हम इमल्सन लेयर में लेटेंट इमेज फॉर्मेशन के लिए करते हैं। नोट पॉइंट की बात करते हैं कि टू लार्ज ग्रेन्स कॉजेज अनशार्पनेस और लॉस ऑफ डिटेल्स। अगर हम जो एक्सरे फिल्म में सिल्वर हाईलाइट क्रिस्टल का यूज कर रहे हैं, अगर उसके साइज को अगर हम बड़ा कर दें तो इमेज की जो डिटेल होती है जो हम कैप्चर करते हैं, जो जिसको हम लेटेंट इमेज कैप्चर करके फिर उसे विजुअल इमेज में कन्वर्ट करते हैं फिल्म प्रोसेसिंग के द्वारा, तो उसमें लॉस ऑफ डिटेल या अनशार्पनेस आएगी, क्योंकि जो क्रिस्टल ग्रेन की साइज है बड़ी हो गई है। सीधा सीधा मेरा कहने का ये मतलब है यहाँ पे कि अगर हम सिल्वर हाईलाइट क्रिस्टल या सिल्वर हाईलाइट ग्रेन की साइज बढ़ाएंगे तो इमेज क्वालिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इमल्सन लेयर ऑफ एक्सरे फिल्म प्रोड्यूस सेंसिटिविटी, डेंसिटी, स्पीड एंड कंट्रास्ट। जो एक्सरे फिल्म का जो इमल्सन लेयर होता है, यह इस एक्सरे फिल्म का सबसे मेन या फिर हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर होता है, क्योंकि यही वो लेयर है जो एक्सरे फिल्म की सेंसिटिविटी को डिसाइड करता है, डेंसिटी को डिसाइड करता है, स्पीड को डिसाइड करता है या फिर कंट्रास्ट को डिसाइड करता है, क्योंकि यहीं पे सिल्वर हाईलाइट क्रिस्टल पाए जाते हैं। तो सारी चीजें सिल्वर हाईलाइट क्रिस्टल जो है वही उसकी साइज एंड शेप डिसाइड करेगा कि एक्सरे फिल्म की सेंसिटिविटी कैसी होगी, डेंसिटी कैसी होगी, स्पीड कैसी होगी और कंट्रास्ट कैसा होगा। इमल्सन लेयर ऑफ एक्सरे फिल्म स्वेल व्हेन प्रोसेसिंग केमिकल इंटरेक्ट विथ एक्सपोज सिल्वर हाईलाइट क्रिस्टल। जो इमल्सन लेयर होता है एक्सरे फिल्म का, वह स्वेल हो जाता है। कब स्वेल होता है, जब हम फिल्म प्रोसेसिंग के दौरान एक्सरे फिल्म को केमिकल में डेवलपिंग केमिकल में डिप करते हैं तो एक्सरे फिल्म का इमल्सन लेयर स्वेल हो जाता है और लेटेंट इमेज जो होता है विजुअल इमेज में कन्वर्ट होता है। बात करते हैं हम एटॉमिक नंबर ऑफ सिल्वर की। सिल्वर का जो एटॉमिक नंबर होता है 47 होता है, जो ब्रोमाइड का एटॉमिक नंबर होता है 35 होता है, जो आयोडीन का एटॉमिक नंबर होता है 53 होता है। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि जो एटॉमिक नंबर सिल्वर का होता है 47 होता है, एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का 35 होता है, जो आयोडीन का एटॉमिक नंबर होता है वो 53 होता है। क्रिस्टल साइज या ग्रेन साइज हम बढ़ाएंगे तो फिल्म की कंट्रास्ट क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब क्रिस्टल साइज या ग्रेन साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फिल्म कंट्रास्ट। मतलब जब हम क्रिस्टल या ग्रेन की साइज बढ़ाएंगे तो फिल्म कंट्रास्ट घटेगी, या फिर क्रिस्टल या ग्रेन की साइज घटाएंगे तो फिल्म कंट्रास्ट बढ़ेगी। इसी के अपोजिट में अगर हम फिल्म के कंट्रास्ट को घटाएंगे तो क्रिस्टल की साइज बढ़ेगी, या फिल्म के कंट्रास्ट को बढ़ाएंगे तो क्रिस्टल या ग्रेन साइज घटेगी। जो साइज ऑफ क्रिस्टल होता है वो फिल्म सेंसिटिविटी या फिल्म स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और साइज ऑफ क्रिस्टल रेजुलेशन या डिटेल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब सिल्वर हाईलाइट क्रिस्टल की साइज को अगर हम बढ़ाते हैं तो फिल्म की सेंसिटिविटी या फिल्म की स्पीड बढ़ जाएगी। अगर हम सिल्वर हाईलाइट क्रिस्टल की साइज को बढ़ाते हैं तो रेजुलेशन घटेगा, या फिर इसकी सिल्वर हाईलाइट की साइज को अगर घटाएंगे तो रेजुलेशन बढ़ेगा। इन दिस इमल्सन लेयर द लेटेंट इमेज फॉर्म। जो एक्सरे फिल्म का इमल्सन लेयर होता है इसी में लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन होता है। थर्ड लेयर की बात करते हैं, एडहेसिव लेयर। किसकी बात करेंगे, एडहेसिव लेयर। दिस इज आल्सो नोन एज सबिंग लेयर। एडहेसिव लेयर को और किस नाम से जानते हैं, सबिंग लेयर के नाम से। एडहेसिव लेयर का दूसरा नाम सबिंग लेयर। दिस इज अ थिन जेलेटिन लेयर प्रेजेंट बिटवीन इमल्सन लेयर एंड बेस लेयर। जो एडहेसिव लेयर होता है यह इमल्सन लेयर और बेस लेयर के प्रेजेंट होता है। एडहेसिव लेयर जो होता है वह इमल्सन लेयर और बेस लेयर के बीच में प्रेजेंट होता है, जो कि एक
थिन जिलेटिन लेयर होता है। मतलब एडेसिव लेयर किस चीज से मिलके बना होता है? थिन जिलेटिन लेयर का हो से थिन जिलेटिन लेयर से मिलके बना होता है, और वह इमल्सन लेयर और बेस लेयर के बीच में प्रेजेंट होता है। एडहेसिव लेयर का फंक्शन क्या होता है? जो एडहेसिव लेयर का फंक्शन होता है, इट स्टिक द इमल्सन टू द बेस। इमल्सन जो एडहेसिव लेयर होता है, इमल्सन लेयर्स को बेस लेयर से चिपकाए रखने का या बांधे रखने का बस काम करता है। एक्सरे फिल्म का चौथा लेयर, हम बेस लेयर के बारे में बात करते हैं। बेस लेयर, बेस लेयर जो होता है, बेस लेयर, दिस इज आल्सो नोन एज सपोर्टिंग लेयर। जो बेस लेयर होता है उसे और हम किस नाम से जानते हैं? सपोर्टिंग लेयर के नाम से। मतलब बेस लेयर का दूसरा नाम सपोर्टिंग लेयर होता है। दिस इज द स्केलेटन ऑफ द एक्सरे फिल्म। बेस लेयर को एक्सरे फिल्म का स्केलेटन भी बोलते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि यह जो बेस लेयर होता है, यह एक्सरे फिल्म का स्केलेटन, कंकाल कहलाता है। थिकनेस ऑफ बेस लेयर, थिकनेस ऑफ बेस लेयर 150 से 250 माइक्रोमीटर। मतलब जो एक्सरे फिल्म में बेस लेयर होती है उसकी थिकनेस 150 से 250 माइक्रोमीटर होती है। फंक्शन की बात करते हैं, बेस लेयर की फंक्शन की बात करते हैं। मतलब बेस लेयर का क्या कार्य है एक्सरे फिल्म में? इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द अदर लेयर ऑफ द एक्सरे फिल्म। जो बेस लेयर होती है वह एक्सरे फिल्म में अदर लेयर को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। मैकेनिकल सपोर्ट अदर लेयर को, अदर लेयर में भी मेनली किस लेयर को? इमल्सन लेयर को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का। ओवरऑल हम ये कहना चाहते हैं कि बेस लेयर का सिर्फ काम सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ठीक। जितने भी उसमें और लेयर हैं उसको सपोर्ट प्रोवाइड का काम करता है। बेस मटेरियल, बेस मटेरियल की बात करेंगे कि बेस लेयर में बेस किस चीज का बना होता है। इनिशियली इट वाज मेड अप ऑफ ग्लास प्लेट, और इसी के ऊपर सिल्वर हाइलाइट की कोटिंग की जाती थी। जब सबसे पहले बेस मटेरियल की खोज हुई थी तो बेस जो मटेरियल का हम यूज किए थे वो ग्लास यूज किए थे, और ग्लास के सिर्फ एक ही साइड हम सिल्वर हाइलाइट की कोटिंग कर देते थे और उसी पे एक्सरे इमेज का फॉर्मेशन कराते थे, ठीक है। फिर जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो उस समय लड़ाई के दौरान ग्लास की कमी पड़ गई। तो उसी दौरान 1914 में, इन 1994, सेलुलोज नाइट्रेट वाज यूज्ड एज अ बेस मटेरियल, बट दिस इज हाईली इन्फ्लेमेबल। फिर 1914 में सेलुलोज नाइट्रेट का यूज हम बेस मटेरियल की तरह किए, लेकिन इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि यह बहुत ज्यादा ज्वलनशील था। फिर हम बात करते हैं कि 1924 में, इन 1924, सेलुलोज ट्राईएसीटेट CTA was used as a base material and this was introduced by जॉर्ज ईस्टमैन। फिर जो सेलुलोज नाइट्रेट था उसका डिसएडवांटेज था कि वो बहुत ज्यादा ज्वलनशील था, इसलिए 1924 में सेलुलोज ट्राईएसीटेट, जिसका दूसरा नाम शॉर्ट फॉर्म CTA होता है, इसे फिर बेस मटेरियल की तरह यूज किया गया। और इस सेलुलोज ट्राईएसीटेट को किसने इंट्रोड्यूस किया था? जॉर्ज ईस्टमैन ने 1924 में इंट्रोड्यूस किया। इसका एक मेजर एडवांटेज ये था कि यह सेलुलोज नाइट्रेट की तरह हाईली इन्फ्लेमेबल, मतलब अधिक ज्वलनशील नहीं था। फिर 1960, फ्रॉम 1960 टू नाउ डेज, पॉलिएस्टर इज यूज्ड एज अ बेस मटेरियल because its dimensional stability is better than CTA। CTA का मतलब सेलुलोज ट्राईएसीटेट। फिर 1960 से लेके अब तक पॉलिएस्टर का यूज हम एज अ बेस मटेरियल करते हैं। अब के जितने भी एक्सरे फिल्म है उसमें सभी एक्सरे फिल्म में जो बेस होता है वो पॉलिएस्टर का बना होता है। इसका एक मेन एडवांटेज ये होता है कि इसकी जो डायमेंशनल स्टेबिलिटी होती है वो सेलुलोज ट्राईएसीटेट से बहुत अच्छी होती है। अब हम बात करेंगे कि डायमेंशनल स्टेबिलिटी क्या होती है। डायमेंशनल स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो हम बेस मटेरियल यूज कर रहे हैं
वह बेस मटेरियल को जब हम हैंडल करें तो उसका शेप और साइज चेंज ना हो। ऐसा नहीं कि हम उसे फिल्म प्रोसेसिंग के दौरान हैंडल कर रहे हैं, फिल्म प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो बेस जो मटेरियल है उसका साइज सिकुड़ के छोटा हो जाए या फूल के पानी की वजह से बड़ा हो जाए। तो ऐसा ना हो, कांस्टेंट रहे। जिस साइज शेप एंड साइज में हम उस बेस मटेरियल को पहले बना के एक्से फिल्म में फिट किए थे, सेम वैसे हूबहू बना रहे, उसमें कोई फिजिकल चेंज ना आए। अब हम बात करेंगे कि बेस की प्रॉपर्टी की या बेस की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कि बेस कैसा होना चाहिए। बेस शुड बी डायमेंशनल स्टेबिलिटी। अभी हम बात कर चुके थे कि दैट मीन्स टू मेंटेन इट्स शेप एंड साइज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग एंड हैंडलिंग। मतलब जो बेस होना चाहिए वो फिल्म प्रोसेसिंग के दौरान या हैंडलिंग के दौरान जो बेस का शेप एंड साइज हो वो चेंज न हो, कांस्टेंट रहे। शुड बी ट्रांसपेरेंट। जो बेस होना चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब पारदर्शी होना चाहिए। क्योंकि हम कई बार डबल इमल्सन लेयर एक्सरे फिल्म का यूज करते हैं, तो इसलिए उसको बेस को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जो बेस होता है वो शुड बी नॉन इन्फ्लेमेबल। जो बेस होता है वो अज्वलनशील होना चाहिए, नॉन इन्फ्लेमेबल होना चाहिए। शुड बी वाटर प्रूफ। जो बेस मटेरियल होता हो वह वाटर प्रूफ हो। शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल। जो बेस मटेरियल हो स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो, लेकिन फ्लेक्सिबल हो, मतलब उसे कुछ हद तक मोड़ा जा सके। इतना स्ट्रांग ना हो कि उसे थोड़ा सा मुड़े तो वो टूट जाए या उसमें क्रैक्स आ जाए। अगर वो टूट जाएगा या क्रैक्स उसमें आ जाएंगे तो जो वहां पे उस जिस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे जहां क्रैक आया है वहां के जो सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल हैं घसक जाएंगे, खिसक जाएंगे अपने जगह से। तो अगर मान लीजिए कि जो पैथोलॉजी या उस पार्ट का जो बीमारी अगर उसी जगह पे अगर हुआ तो वो तो हमें उस इमेज में फिर विजिबल नहीं होगा, तो हम पैथोलॉजी को अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे और पेशेंट को अच्छे से क्योर नहीं कर पाएंगे। शुड बी केमिकली इनर्ट। जो बेस मटेरियल होता है वो केमिकल इनर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फिल्म प्रोसेसिंग के दौरान वो अदर जो प्रोसेसिंग केमिकल है उनसे रिएक्शन करके और अपने आप में रिएक्शन करने लगे। अगर ऐसा होगा तो फिर फिल्म प्रोसेसिंग के दौरान जो केमिकल सिल्वर हाइलाइट के साथ जाके रिएक्शन करते हैं और ब्लैक मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट करते हैं और जो अनएक्सपोज सिल्वर हाइलाइट होते हैं उसे उस फिल्म से रिमूव कर देते हैं, वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा क्योंकि वो केमिकल तो इनके साथ रिएक्ट हो गए, तो वो प्रोसेस होगी नहीं, तो इमेज का फॉर्मेशन सही से होगा नहीं। बात करते हैं स्टार पॉइंट की द एक्सरे फिल्म बेस इज यूजली एडेड विथ अ डाई सो दैट द फिल्म लुक्स ब्लू। These films are called blue tint, which reduce eye strain and fatigue and increase the diagnostic accuracy. जो एक्सरे फिल्म का बेस होता है उसमें डाई मिलाया जाता है। वह डाई मिलाने से जो एक्सरे फिल्म होता है वो हल्का ब्लू दिखने लगता है, जिसे हम ब्लू टिंट कहते हैं। एक्सरे फिल्म के बेस में हम ब्लू कलर की डाई क्यों मिला रहे हैं? क्योंकि जो रेडियोलॉजिस्ट हैं वो एक्सरे फिल्म पे अगर देर तक देखेंगे तो उनके आंखों पे आई स्ट्रेन आएगा या उनके आंखों में थकावट आएगी, वह देर तक उस एक्सरे फिल्म में देख नहीं पाएंगे। तो उस आई स्ट्रेन को रिड्यूस करने के लिए, थकावट को रिड्यूस करने के लिए उस एक्सरे फिल्म में ब्लू कलर की डाई मिला दी गई कि हम एक्सरे फिल्म को लंबे समय तक देख सके। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम टाइप ऑफ एक्सरे फिल्म की बात करेंगे। यहाँ तक हमने एक्सरे फिल्म के कोर कॉन्सेप्ट डिफिनीशन के बारे में बात कर चुके हैं और एक्सरे फिल्म के कंस्ट्रक्शन के बारे में कि एक्सरे फिल्म 4 लेयर के मिलके बने होते हैं। यह मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो एक्सरे फिल्म का पहला लेयर होता है वो सुपर कोट लेयर होता है, दूसरा लेयर इमल्सन लेयर होता है, तीसरा लेयर एडहेसिव लेयर होता है, चौथा लेयर बेस लेयर होता है। जो सुपर कोट लेयर होता है सिर्फ ये प्रोटेक्शन का काम करता है। इमल्सन लेयर जो होता है, जो एक्सरे फिल्म का मेन कंपोनेंट होता है, यहाँ पे लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन होता है। एडहेसिव लेयर सिर्फ इमल्सन लेयर और बेस लेयर को चिपकाने का काम करता है, बांधे रखने का काम करता है। जो बेस लेयर होता है बाकी इन सारे तीनों लेयर को, सुपर कोट लेयर, इमल्सन लेयर और एडहेसिव लेयर को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि वो लचके नहीं। ठीक, बाकी टाइप ऑफ एक्सरे फिल्म हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।